नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से के इस अंक में। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के तहत हमारा विषय है अंडमान में 1857 के क्रांतिकारियों की कहानी। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जो आज़ादी मिली है वो इन क्रांतिवीरों की बदौलत ही मिली है। तो आज इस कार्यक्रम के तहत हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्रांतिवीर हैं वो किस तरह से हमारे इस द्वीपों में आए और किस परिस्थिति और किस हालात में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। आज हम तमाम जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इतिहासकार एवं मानव विज्ञानी श्री प्रणब कुमार सरकार जी को। प्रणब जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रणब जी, जैसे कि हम जानते हैं कि 1857 में कई सारे क्रांतिवीरों को हमारे इस द्वीप समूह में लाया गया था, तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि किस मकसद से उन्हें यहाँ पर लाया गया था और क्या कारण रहा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। जी देखिए कि अंडमान का जो भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई, जिसको अंग्रेज लोग अपने परसेप्शन में बोलते थे म्यूटिनी ऑफ वार, विद्रोह बोलते थे, और हम तो क्रांति बोलते हैं, आज़ादी की लड़ाई बोलते हैं। हम अपने भारतीय दृष्टिकोण से शब्दों का प्रयोग करते हैं जी। तो जहाँ तक 1857 की क्रांति ही बोलेंगे, विद्रोह नहीं बोलेंगे, म्यूटिनी नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए विद्रोह ही नहीं है, हमारे लिए ये क्रांतिकारी है। और ये 1857 की क्रांति जो है, इसका सीधा संबंध हमारे अंडमान से है। सेल्युलर जेल तो बहुत बाद में बनी है, इससे पहले जो थे कोई कंक्रीट जेल नहीं थी, कुछ नहीं था। और परिस्थिति ऐसी, मैं इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि क्रांति कैसे हुई थी, और क्योंकि इसका सीधे अंडमान से कनेक्शन है तो दर्शकों को जानना जरूरी है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी। दरअसल क्या हुआ कि इससे पहले जो पलासी की लड़ाई से जो शुरू हुई थी हमारी गुलामी की कहानी 1757 में, लगभग 100 साल पहले जी। तो वहाँ से जो शुरू हुई तो 100 साल तक हम लोग उसको सुपर पावर समझते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि अफगान वार हुआ 38 से लेकर 1842 तक का। उसके बाद में सिखों के विरुद्ध 2 वार हुए जी। तो वो भी 1845 से लेकर 1849 तक का। उसके बाद में क्राइमियन वार हुए 1852 से 1854 तक का, या 1854 या 1850, 2 साल का क्राइमियन वार। ये सारे लड़ाइयों के बाद में भारतीयों को एक एहसास हो गया कि हम कितने अपने आप को कमजोर समझते थे, और ये कोई सुपर पावर नहीं है, दे वर मोर सुपर पावर्स। क्योंकि उन लोगों ने अपने आंकड़ों को देखा तो इन सारे युद्धों में जो है अंग्रेजों ने जीत तो लिया, लेकिन भारतीय सिपाहियों की मदद से जीता। अच्छा। और अंग्रेजों के पास में 40,000 सिर्फ सैनिक थे, भारतीय सैनिक इसमें थे 3,60,000। अच्छा। आप विश्वास कीजिए 3,60,000 कहाँ ठहरता है और कहाँ 40,000। उसके बाद में जो गनर्स जो थे 12,000 भारतीय सैनिक थे गनर्स। अच्छा। और उनके सिर्फ जो है 6,500 थे। तो ये पूरा आंकड़ा जब उन लोगों को पता चला, सैनिकों को खासतौर पे पता चला, तो उनमें एक आ गया था, एक समझ आ गया था कि हम इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि परिस्थिति बननी बाकी थी, चिंगारी लगनी बाकी थी, माचिस मारनी बाकी थी। अच्छा। तो इसमें क्या हो गया कि इसके बाद में कारतूस वाली परिस्थिति आ गई। जो गाय और सुअर की चर्बी मिलाकर कारतूस बनाया जाता है, उसके प्रयोग होता था, और उस कारतूस को मुंह में लगाकर पिन निकाला जाता था। तो इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। तो इस कारण से ये लोगों ने इसका विरोध किया। तो विरोध करने में सबसे पहला था 19 जो इन्फेंट्री रेजिमेंट वाले जो थे, बंगाल रेजिमेंट के, बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट 19, और इन लोगों ने विद्रोह किया 26 फरवरी 1857 के दिन। मंगल पांडे बाद में, मंगल पांडे का तो व्यक्तिगत रूप से उभर कर आया था। ये एक रेजिमेंट का विद्रोह था, 19th इन्फेंट्री रेजिमेंट, और 26 फरवरी के। उसके बाद में मार्च 29 को मंगल पांडे का लेफ्टिनेंट बॉक के साथ के ऊपर में मंगल पांडे ने हमला कर दिया। अच्छा। ये कारतूस वगैरह लेकर इनको एक मन स्थिति बन गई थी कि अब तो इनको विरोध ही करना है। और उसके बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी देना जो है उनके लिए एक भूल थी, क्योंकि विद्रोह दबाने के लिए फांसी दे दी गई, लेकिन क्रांति और भड़क गई। क्रांति उसके बाद में और भीषण रूप ले लिया मेरठ से उसके बाद में लखनऊ, इलाहाबाद पहुंच गया, वहां से दिल्ली कूच कर गया क्रांति। तो ऐसे करके क्रांति फैल गई। और अब तो मंगल पांडे को फांसी देने के बाद इनको भूल पता चला, और इस तरह करके इतने बहुत व्यापक तरीके से ये क्रांति फैल गई
और कई लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, कई मारे गए, कईयों के घायल हो गए और कईयों को अरेस्ट किया गया जी, और पूरा जेल भर गया, सारे के सारे जेल भर गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि उनको ऐसी सजा दी जाए कि फांसी भी ना दे, और जिनको फांसी दे दिया गया उसका कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया और उनको अंडमान की सजा दे दी गई। और पूछते थे भारतीय क्रांतिकारी से कि कहाँ भेजा जा रहा है भाई मुझे, तो काला पानी की सजा, काले पानी मतलब पानी के रास्ते तुम्हें ले जा रहा है और वहां से तुम्हारे आने की संभावना बहुत कम है, तो काला पानी से काला पानी हो गया। अंडमान लोग कम जानते थे, काला पानी ज्यादा समझते। ऐसे करके उनको यहाँ लाया गया और लाने का जो सिलसिला था वो भी नुमाइशी करते हुए, बेड़ियों में जकड़ते हुए, घुमाते घुमाते भारत के कई प्रांतों में स्टेशनों से होते हुए गुजार कर लाते थे। फॉर एग्जाम्पल अल्लामा फजले हक खैराबादी जो हमारे मजार बाबा हैं, जनवरी में उनको गिरफ्तार किया गया, अक्टूबर में यहाँ आए। अच्छा। उसके बाद में जाफर थानेसरी जो 1857 के बाद में वहाँ भी है, लेकिन लाने की जो घटना है कैसे लाया गया उसकी एग्जाम्पल पेश करता हूँ कि उसको भी 11 महीने बाद लाया गया। उसको अंबाला से उठाया, अंबाला से लाहौर, लाहौर से कराची, कराची से मुल्तान, मुल्तान से फिर उसके बाद लंका, लंका से बॉम्बे, बॉम्बे से 34 दिन के सफर के बाद में उनको लाया गया। अच्छा। तो ऐसे करके यातनाएं दे देकर बेड़ियों में जकड़ते हुए सबको नुमाइशी करते हुए, देखो तुम लोग अगर विद्रोह करोगे तो तुम्हारा यही हर्ष होगा, तो ऐसे करके इनको लाया गया। जी सर, यहाँ पर मैं एक और प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी कि कई सारे क्रांतिकारी को यहाँ पर लाया गया, लेकिन ये जो महिला क्रांतिकारी थे वो भी इनके साथ आए हुए थे उस वक्त? शुरुआती दौर में नहीं आए थे। अच्छा। 1860 के बाद में आए थे महिला, और महिला कैदी ऐसी नहीं कि जो क्रांति में थी, दूसरे अपराधों से जो इनको अरेस्ट किया गया था वो उन महिला कैदियों को कराची से भी लाया गया, बलूचिस्तान से लाए गए, कई जगह से लाए गए, लाहौर से लाए गए, भारत के प्रांतों के अलावा महाद्वीप के क्षेत्रों से भी महिला कैदियों को लाया गया। प्रणब जी, अब हम जो परिस्थिति में जी रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है, वो काफ़ी सुखद है, लेकिन अगर हम 1857 के बारे में बात करें तो उस वक्त किस तरह की व्यवस्था की गई थी इन क्रांतिकारियों के लिए और किस तरह के हाल थे, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। बिल्कुल। दरअसल जब वहाँ लाए गए, यहाँ पर लाए गए तो काला पानी थी, तो बहुत ही भ्रांति है, जैसे मेनलैंड में थी वैसे सचमुच में यहाँ था। आदिवासी थे, आप कहीं भाग नहीं सकते हो, और उनको लाने का मकसद भी यहाँ पे ये था कि ये अगर भाग कर जाए तो कहाँ जाए? जंगल में जाए तो आदिवासी मारेंगे, पानी में कितनी दूर तैरेंगे, चारों तरफ पानी, 7 समुंदर बोलते थे उस जमाने में। तो यहाँ पे जंगलों की कटाई इन लोगों से ही कराया जाता था। जो मरखप जाते थे, बीमार होते थे, तो उनकी क्रॉस कर दिया जाता था, कोई ज्यादा रिकॉर्ड नहीं होती थी। और डॉक्टर वाकर जो था, पहला जो सुपरिटेंडेंट था, उससे पहले मैन आए थे, वो कुछ समय के लिए था, उसके बाद वाकर के हाथ में पूरी बागडोर थी जी। और वाकर बहुत क्रूर था। अच्छा। उसकी जो बिहेवियर जो थी, उसकी जो एटीट्यूड जो था वो ठीक नहीं था कैदियों के प्रति। उसके ऊपर में हमला भी किया गया कैदियों ने इसी कारण से। और उसके बाद में एक घटना और घटी थी जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 18 मई के दिन में 1858, मतलब ये लोग मार्च में 10 मार्च में यहाँ पर आए, उसके बाद कुछ और कैदी आए, और अप्रैल मई के बाद, मई की बात है, 18 मई को ये लोग, उससे पहले कुछ कैदी चले गए थे क्योंकि कैदी है तो भागने की प्रवृत्ति होगी, करेंगे। तो वो जंगल चले गए, तो आदिवासी आक्रमण किए, तो वापस आए। तो उसमें से 81 लोगों को, मोर देन, कई समाचार पत्रों में उस जमाने के कोई 81 कहता है, कोई 80 कहता है, कोई 86 कहता है, क्योंकि उसके बाद के भी कुछ दिनों में उसने सूली पे लटकाया था। तो वो डेटा थोड़ा सा आगे पीछे, बट मोर 80 प्लस क्रांतिकारियों को, और सब सिपाही थे। अच्छा। ऐसी बात नहीं कि सब सिपाही ही थे, ज्यादातर सिपाही थे। तो इन लोगों को सूली में लटका दिया चौथे दिन में, एक ही दिन में। अच्छा। वाकर में। तो ऐसे करके परिस्थिति थी, और रास्ते बनाए जाते थे जो इनसे ही परिश्रम करके जंगलों की सफाई की जाती थी, तंबुओं में रहते थे, कोई कंक्रीट जेल नहीं था। तो ऐसे करके काफी दुखद और कष्टप्रद जीवन जी रहे थे वो लोग। मलेरिया, वाटरबोर्न एंड वेक्टरबोर्न डिजीजेस उस समय प्रिवेलेंट थे। वेक्टरबोर्न मीन्स मलेरिया वगैरह होते थे, डेंगू होता था, और वाटरबोर्न में ज्यादातर जॉन्डिस से लोग मारे जाते थे। तो इस कारण से काफी लोग मरे, काफी लोग, बहुत सर्वाइवल बहुत आगे बढ़ते गए।
ऐसे कहा जाए तो बहुत ही खराब परिस्थिति में इन्होंने जो है अपना जीवन व्यतीत किया। जी, हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि बाहरी इलाके से जो है हमारे सिद्धद्वीप समूह में क्रांतिकारी को लाया गया था, तो किस किस शहर से लाया गया था और वे कौन कौन से क्रांतिकारी थे? क्योंकि होता है कि कभी कभी कईयों के नाम जो है उभर कर आते हैं और कईयों के नाम जो है इतिहास के पन्ने पर छप कर रह जाते हैं, तो इसके बारे में बताइए। सही कहा आपने। और कई नाम गुमनाम हो गए। आज भी हम इतिहासकार खोज रहे हैं, आज भी पन्नों में खोज रहे हैं, दूसरे रिकॉर्ड्स में खोज रहे हैं, लेकिन काफ़ी नाम मैंने ढूंढ कर निकाला है। मैंने एक किताब लिखी थी पिछली, हिस्टोरी ऑफ द अंडमान आइलैंड्स, जिसमें ऐसे 114 लोगों का मैंने नाम उजागर किया है 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ। और इसके अलावा भी मैंने क्षेत्र अनुसार कैदी जो प्रिजनर्स यहाँ आए थे उनके नामों को मैंने उस पुस्तक में दिया हुआ है, और मेरा शोध जारी है इस बारे में। और ऐसे जो क्षेत्र जो थे, मेनली जो नारगुन थे, कारवाड़ थे, उसके बाद में नासिक थे, सतारा था, उसके बाद में मंडलेश्वर थे, ऐसे कई जगह, साउथ इंडिया थे, बंगाल इन्फेंट्री के असंख्य सिपाही थे, ऐसे करके काफ़ी। उसके बाद में झांसी से आए थे, मिर्जापुर से आए थे। अच्छा। तो झांसी से तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के 4 सैनिक यहाँ पर आए थे। जी। और उनका जो वंशज आज भी यहाँ पे है, ईटू पटेल का है। अच्छा। वंशज आज भी है। देवी प्रसाद का, जिसको देवी बाबा बोलते थे, उनके वंशज आज भी हैं। ईटू पटेल जो था, उनके वंशज अभी पुरातनपुर में रह रहे हैं। अच्छा। एक दिनेश्वर लाल जी हैं, उनके वंशज हैं। और देवी प्रसाद जो देवी बाबा जो थे, उनके वंशज अभी डॉक्टर प्रेम किशन है, जो लोकल बोर्न एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये उन्हीं खानदान से हैं, उन्हीं मतलब क्रांतिकारियों के वंश से आते हैं ये लोग। और उसी तरह से मिर्जापुर की है। मिर्जापुर का जो है WR मूर की हत्या की थी कुछ लड़कों ने, 7-8 लड़कों ने। तो इन लड़कों के वंशज आज भी यहाँ पे है। उनके बाद छूटने के बाद वो लोग यहीं पे हैं। खेदू लक्ष्मण है और मुसई सिंह जो थे, उनके परिवार यहाँ पे हैं। तो ऐसे इनके वंशज आज भी हैं, मुसई सिंह के, खेदू लक्ष्मण की है। सर, हमें लगता था कि जिन क्रांतिकारियों को यहाँ पर लाया गया था उनको शायद अपना जन्म स्थान वापस लौटने का मौका मिला होगा, लेकिन जिनको नहीं मिला, जो वंशज है वो यहीं पर रह गए थे। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइएगा। इसमें क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि 81 जन को सूली में लटका दिया, कई लोग मारे गए, कई लोग बीमारी में मर गए, शहीद हो गए, आप बोल सकते हैं। लड़ाई में कई बार अंग्रेजों के साथ में भिड़ंत में हो गई, आदिवासियों द्वारा मारे गए। और कुछ लोग सेल्फ सपोर्टर होने के बाद में बहुत कम लोग जा पाए हैं, बहुत कम लोग जा पाए हैं। लेकिन और जो लोग सरवाइव किए, उनकी शादियां हुई है यहाँ पर, और वो लोग सरवाइव किए हैं। कुछ सेल्फ सपोर्टर बोलते थे उनको। एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद में उनको अपना व्यवसाय करने की छूट मिलती थी। अच्छा। शादी करने की छूट मिलती थी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती थी। स्वयंवर परेड होता था तो, और शादियां होती थी। महिला कैदी आ गए थे, हालांकि महिला कैदियों की संख्या बहुत कम होती थी, इसीलिए पुरुषों का परेड निकाला जाता था। वहां से महिला कैदी अपने मिस्टर राइट को सेलेक्ट करते थे, तो और जीवन यापन करते थे। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ वंशजों के नाम बताए हैं, ऐसे कई अनगिनत वंशज हैं। और उसके बाद में भी कालांतर में ना सिर्फ 1857, उसके बाद के भी बहुत सारे क्रांति हुई है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई। उस लड़ाई के से संबंधित भी बहुत सारे कैदी यहाँ आए, उनके वंशज रहे, और कुछ लोग यहीं पे चले गए। जैसे भीमा नायक है। भीमा नायक इतने महान क्रांतिकारी थे, पूरे नेमाड़ क्षेत्र में थे, जो बड़वानी क्षेत्र जो था। सर, भीमा नायक जी को रॉबिन हुड भी कहा जाता जी, था। बिल्कुल। तो कारण जानना चाहिए। वो बिल्कुल गुरिल्ला वार में थे, वो आदिवासियों को लेकर उन्होंने। और पूरी उनका जो क्षेत्र जो था, खानदेश बोल के क्षेत्र है, पूरा खानदेश क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वो जब आए थे तो उनके साथ में मंडलोई, भील, भिलाला, बहुत सारे और आदिवासी आए थे। उसके बाद बिरसा मुंडा के फॉलोवर भी आए थे, जो भोगत बिरसा एक नाम है। तो बिरसाइट मूवमेंट के भी आए हैं। ये 1857 लेकिन बाद के हैं, लेकिन हैं क्रांतिकारी थे ये लोग। और भीमा नायक यहीं पे इनका स्वर्गवास हुआ था, वाइपर में हुआ था। तो ऐसे करके ये लोग थे। और जैसे कि मैंने वंशजों के नाम कहा है, तो ये वंशज आज भी यहाँ पे रहे। और इनकी जो है, जो ये लोग जो रच बस गए यहाँ पे, खासतौर पर लोकल बोर्न एसोसिएशन की बात कह रहा हूँ। सर, आप हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे कि ये अब कहाँ पर बसे हुए हैं?
जी देखिए, इसमें खेदू लक्ष्मण का परिवार जो WR मूर की जो इसने हत्या की थी, मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट थे मिर्जापुर में, पाली इंडिगो फैक्ट्री में ये कांड हुआ था जहाँ पे हत्या हुई थी। तो उनके जो वंशज जो थे यहाँ पे आए हुए हैं, खेदू लक्ष्मण थे, मुसई सिंह थे, उनके डेयरी फार्म में उनके वंशज हैं। उसके बाद में खेदू लक्ष्मण, मुसई सिंह और भी 3-4 और हैं। उसके बाद में रंपा रेबिलियन के थे। अच्छा। जो अल्लूरी सीताराम राजू के जो साथी थे, बोनांगी पंडू पादल और लक्ष्मैया वगैरह, बहुत सारे कुछ तेलुगु फैमिलीज थे जो बिरजीगंज में थे। बोनांगी पांडु पादल की परिवार जो है आज उनके जो परिवार के 2 सदस्य, एक भातु बस्ती में रह रहे हैं, एक बर्मनाला में रह रहे हैं। तो केशुराम और एक शिवराज बोलकर हैं। तो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों का वंशज है। तो ऐसे करके गणेश महाराज जो थे वो हमारे मिर्जापुर की घटना से संबंधित था, उनका फैमिली भी यहाँ पर है। ऐसे करके बहुत सारे फैमिलीज हैं। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा अपना जवाब को थोड़ा सा और लंबा खींचते हुए, वो ये है कि जब ये लोग यहाँ आ गए तो मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहूँ, खासतौर पर मिर्जापुर का। तो मिर्जापुर में घटना ये घटी थी कि जो मिस्टर कैंप और WR मूर की हत्या इन लोगों ने कैसे की। ये जो लड़के यहाँ थे बहुत कम उम्र के लड़के थे। अच्छा। तो बहुत किशोरावस्था के लड़के थे और टीनेजर थे और एडोसेंट, थोड़े मतलब जवान लड़के थे। तो ये लोगों ने क्या किया, वहां पे एक ठकुराइन थी, उसके जो ठाकुर जो थे उनके पति को इन लोगों ने, बेकसूर था वो, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा। तो उसने ठकुराइन जो थे, चौधराइन बोलते थे, ठकुराइन बोलते थे, उसने प्रण किया था कि मैं इसका बदला लूंगी। और उसने इन लड़कों को समझाया, लड़कों के ऊपर में बोला कि तुम अगर हमारे इसका बदला लोगे तो 300 रुपए देंगे हम तुमको। अच्छा। एक एक को 300 रुपए देंगे। और उसके बाद में ये लोग थोड़े से ढीले पड़ जाते तो ये गाना गाते थे ये लोग, आला उदल के गाना। आला उदल जो है वो आला जो था एक पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ में लड़ाई लड़ी थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ में। और उसका जो छोटा भाई था उदल पहले उस मारा गया उस लड़ाई में। उसके बाद में अपने भाई से बहुत प्रेम करता था वो, तो वो अपने भाई के लिए वो फिर पृथ्वीराज चौहान से भिड़ गया और उसको घायल तक कर दिया था एक लड़ाई में, और उसको जीवन दान भी दिया अपने गुरु के कहने पर। तो ये जो कहानी है भाई भाई के प्रति प्यार, और उनके भीतर बहुत सारे गाथाएं रचनाएं की गई थी, ये सब बोलते थे। और वीर रस वाले थे ये सब, जो प्रस्तुति देती थी तो वीर रस भर देते थे और बोलते थे कि देवर भाभी के हिसाब से कि कैसे देवर हो आप लोग, अपने भाभी के अभी ख्याल नहीं रखते हो, भाभी जो है तुम लोगों के इतने हट्टे गट्टे मुस्टंडे लोग हो, इतने ताकतवर हो, मेरा बदला लो अपने भाई का, ये वो करके उनको बहुत उकसाती थी। अच्छा। बाद में इन लोगों ने वो काम कर दिया जो वो चाहती थी, तो हत्या करती तो वो आए। तो आने के बाद में ये लड़के जो है यहाँ पे जो बड़े हो गए अब, तो उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पे वही कल्चर को इन लोगों ने प्रमोट किया और यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया। और जहां जहां उस जमाने में जो थे, और यही लोग जो वंशज जो है, तो खासतौर पे लोकल बोर्ड वगैरह, तो ये आला उदल के गाने चलते थे हर जगह। आज का जो गांधी स्टैचू है जो मोहनपुरा में, वहां पे भी बस चलता था, चाथम में होता था, और हर जगह आला उदल के गाने बजते थे और कव्वाली होती थी। अच्छा। और रामलीला होता था। तो आज तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन वो जो लोग आए थे उन्होंने अपने संस्कृति को इतना विस्तार किया कि यहीं की संस्कृति बन गया था। सर, हम यही जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो वंशज यहाँ पर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी जगह जो है किस तरह से बनाई, और बनाने के बाद हमारे द्वीप समूह को मिनी इंडिया का नाम दिया गया है। तो मिनी इंडिया बनाने में इनका कितना योगदान रहा? बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। लोकल बोर्ड समुदाय प्री-42, जो समुदाय है ये इतिहास से रचित है। 1858 से इनका रचना जो है ऐसे रचना की गई। हर कम्युनिटी के आप देखोगे कि कुछ एक रिलीजियस बैकग्राउंड होता है या कुछ और फोक बैकग्राउंड होता है, एथनिक बैकग्राउंड होती है। लेकिन इस कम्युनिटी की बैकग्राउंड जो है ये हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। अच्छा। सिख भी है, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी है, सब कुछ है। मतलब कोई धर्म का कोई ये नहीं, ये समुदाय ऐसे समुदाय बनकर निकला है और ये समुदाय अपने आप में मिनी इंडिया है। और उसके बाद में जो सौहार्द का माहौल था तो आज तक चले आ रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सब मिलजुल कर आज रहते हैं। मैं भी यहीं का पैदाइशी हूँ, मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारे आसपास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब
एक साथ उल्लास के साथ में, सद्भावना के साथ में, भाईचारे का व्यवहार। बिल्कुल, ये इसी कम्युनिटी की देन है। इस कम्युनिटी को तो मुझे लगता है कि मेरी सिफारिश होगी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी में इसको शामिल किया जाए। जी, इतना विचित्र है ये। जी बिल्कुल। प्रणत जी, आप एक इतिहासकार हैं, तो हाल ही के कुछ वर्षों में आपने अंडमान के इतिहास पर एक पुस्तक भी लिखी है, तो उसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। देखिए, उस पुस्तक में ऐसा है कि मैंने वैसे तो इतिहास सभी को पता है और इतिहासकारों को भी पता है, स्कॉलर्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं। मैंने ऐसे स्कॉलर्स, क्योंकि मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि मैं पूरी तरह इतिहासकार हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, चीजों को ढूंढ रहा हूं, तलाश रहा हूं, कब्रिस्तान जाता हूं, वहां से कब्रों को देखता हूं, तो नामों को नोट करता हूं, फिर देखता हूं कि कौन से कितने नाम जो है एक ही वक्त में मिल रहे हैं मुझे, एक ही समय में, और क्या बीमारी थी होगी उस समय में। ऐसे करके मैं चीजों को खोजता हूं, फिर आर्काइव्स में जब ढूंढता हूं तो पता करता हूं कि और क्या क्या है। तो जैसे कि नॉर्थ कार्बन स्कोप, सब सोचते थे कि कार्बन स्कोप एक ही है, साउथ कार्बन स्कोप नहीं, 2 कार्बन स्कोप थे उस समय, नॉर्थ कार्बन स्कोप, साउथ कार्बन स्कोप। आज जो हम लोग कार्बन स्कोप जाते हैं वो साउथ कार्बन स्कोप है। अच्छा। नॉर्थ कार्बन स्कोप मधुबन के पास था, मैं वहां गया, वहां पे ईंटों के ढांचे मिले। फिर शेर अली जो जहां पे रहते थे होप टाउन में, जिनको रखा गया था, तो सब हमेशा मेरे मन में आता रहा कि ये शेर अली था कहाँ पे। अच्छा। बैराक कहाँ था, पूरी के पूरे होप टाउन डेवलप हो गई है, पानीघाट डेवलप हो गया। तो मुझे एक टेकरी में जंगल के, वो जंगली इलाका है, वो अभी भी वो आबादी नहीं है उस इलाके में, वहां मुझे मिला, बैराक्स के अवशेष मिले, हैडो में बैराक्स के अवशेष मिले। बहुत सारे ऐसे खोजें की है जो मैंने उस पुस्तक में दी है। यानी कि आप हमेशा तत्पर रहते हैं कि कुछ न कुछ खोजो इतिहास के बारे में। इसकी और मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि 1857 के कैदियों का हमारे पास में विस्तृत वर्णन कम है अंडमान में, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि दूसरे राज्यों का जो आर्काइव्स डिटेल मैंने लिया। अच्छा। जैसे कि डिक्शनरी ऑफ मार्टाइड्स है, उसमें से कुछ कई कैदियों के नाम मुझे मिलते हैं जिसको अंडमान में बेचा गया, लेकिन अंडमान में उनके नाम नहीं है, तो मैंने उन नाम को अपने इसमें इंक्लूड किया। अच्छा। अपने जो लिस्ट में इंक्लूड किया 1807। इस तरह से मैंने 114 प्लस क्षेत्रवार जो है क्रांतिकारियों के नामों को मैंने खोज निकाला था, ऐसे करके। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी। अब चलते चलते कार्यक्रम से विदा लेने से पहले आप हमारे युवा दर्शक जो हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इतिहास से संबंधित? बिल्कुल, आपका एक बहुत ही मौलिक है जो मैं भी चाहता था कि मैं संदेश दूं दूरदर्शन के जरिए। खास तौर पे इतिहास और वर्तमान में बहुत बड़ा दूरी बन रहा है। बिल्कुल। और क्योंकि हम जो जनरेशन है, हमने लालटेन भी देखा और मोबाइल भी देखा है, लेकिन आज के जो जनरेशन है उन्होंने लालटेन नहीं देखा है, उन्होंने वो केरोसिन लैंप देखा नहीं है। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि कई लोग सोचते हैं कि ये इतिहास का विषय है, ये इतिहास नहीं है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ विषय भर नहीं, ये हमारी चेतन है, चेतना है, हमारा रूट है, हमारा जड़ है, जड़ और चेतन दोनों है, ये हमारी पहचान है। हर एक जो यंगस्टर्स को वो अपना इतिहास को खोजना चाहिए, अपने परिवार से शुरू कीजिए, कम से कम अपना परिवार के इतिहास को खोजने कीजिए, क्योंकि मोबाइल जो है इनका समय खा रहा है। क्योंकि जो मोबाइल जो है, देखिए मोबाइल हमारे लिए बना है, मोबाइल इनके जो यंग एज जो है, जो उम्र बोलने से उम्र का दूसरा तात्पर्य यह है कि समय, इनका समय जो है मोबाइल में जा रहा है। तो मोबाइल हमारी सुविधा के लिए जरूर होनी चाहिए, लेकिन मोबाइल ऐसा भी नहीं कि हमारा समय खा ले। तो यंगस्टर्स को ये जरूर समझनी चाहिए कि इतिहास में थोड़ा सा रुचि रखें और अपने जो जड़ को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं से हम जुड़े हुए हैं इससे, ऐसे नहीं कि किसी दूसरे का इतिहास। कई सारे पुस्तक हैं, हम आपसे थोड़ा सा एक दो पुस्तक के नाम जानना चाहेंगे जिसे युवा पीढ़ी पढ़कर जो इतिहास के बारे में जान सके। जी, इसमें जो है हमारे जैसे मेरे हिस्टोरी ऑफ द अंडमान आइलैंड्स है, पोर्टमैन की लिखी हुई किताब है आवर रिलेशनशिप विद द अंडमानीज, फिर एडवेंचर्स एंड उसमें लंबा नाम है, मोबेट ने लिखा है 1868 में। उसके बाद में बहुत सारे और किताब लिखा है, E.H. मैन ने लिखी हुई है, R.C. मजूमदार ने लिखा हुआ है 1975 में। ऐसे करके बहुत सारे किताबें हमको मिलेंगे। बोर्डेन क्लॉस की है जो डिजिटल है किताब, 1903 का जो है टेरापिन्स बोल के है। तो बहुत सारी किताबों में, बोर्डेन क्लॉस की किताब में तो आपको निकोबार्स के बारे में भी मालूम चल जाएगा, पूरे के पूरे अंडमानीज को भी निकोबार में ले जाया गया था, वो बहुत सारी चीजें हैं जी। तो हम लोगों के लिए ये कई बार अजीब लगता है कि क्या अंडमानीज या जरवा कभी निकोबार में गए थे,
ऐसी बहुत सारी कहानियां मेरी किताब में भी है जी, बहुत सारे इतिहास हैं। जी जी। तो प्रणब जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपने 1857 के दौरान किन किन क्रांतिकारियों को हमारे इस द्वीप समूह में लाया गया था, उनकी परिस्थिति के बारे में, उनके हालात के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है। कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भली भांति इस बात को समझेंगे कि आज हम जो आज़ादी की सांस भर रहे हैं वो इन क्रांतिवीरों के ही वजह से भर रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। नमस्कार।